एक बहुत दिलचस्प जो हिस्सा है प्रधानमंत्री के बयान का वो मैंने निकाला है। जब दूसरी बार वो शपथ लेकर उसके बाद से तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे थे, गौरव जी को भी अच्छा लगेगा सुनने में और सुप्रिया जी को तो अच्छा लगेगा ही। वो कहा था ये छपास और लिखास की जो बीमारी है दिखास की, इससे बचिएगा। और कोई पत्रकार फोन करके कहेगा कि आपको ये मंत्रालय मिलने वाला है, तो बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। पहले सुना देते हैं अपने दर्शकों को, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा था। जी जब पार्टी के नेतृत्व करते 2 चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे 2 चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए, ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। तो आपको अगर फोन आ भी जाए तो भरोसा मत कीजिएगा। ये बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा था जो प्रधानमंत्री के उस भाषण का था। उन्होंने कहा था कि अलग अलग तरह की दिखास और छपास की बीमारी रहती है, उन सब से दूर रहिए, काम पर ध्यान दीजिए, मेरे लिए सब बराबर है। दिलचस्प था, वहां पर आपको कई सारे सांसद दिख रहे थे जो पार्टी से अलग भी, इस गठबंधन से अलग भी हो गए हैं। कई लोग हैं, तमाम लोग। गौरव जी, आपसे कुछ पूछा जाएगा तो कुछ प्रकाश डालेंगे। ये जो आपने भारी भरकम मतलब 3-3, 4-4 मंत्रालय एक एक मंत्रियों को दिया हुआ है, कुछ रैशनलाइजेशन इसका होगा या फिर काम आए, इनाम पाए, जिसे कांग्रेस कहती है आपने तोड़ दिया उनको, अपनी सरकार बनवा ली तो ज्योतिरादित्य जी को इनाम देना ही है। वहां सर्बानंद सोनोवाल को आपने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया इस बार, तो उनको मतलब इनाम वाला मामला है क्या इस बार? अंजना जी, सबसे पहले तो जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। और उनके प्रकाश के सामने एक प्रवक्ता आके अगर अपने दिए जैसे प्रकाश की कोशिश करेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अंजना जी, आपने जो एक बात कही, मैं आपको बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जनता का हित सर्वोपरि है। और आप भी ये देखेंगी कि संविधान में जो अनुच्छेद 74 है वो प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को कैप्टन की भूमिका देता है। कैप्टन को अच्छा खेलना होता है और जनता को हम कैसे सशक्तिकरण करें, महिला सशक्तिकरण करें, युवाओं की बात, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनकी बात, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़े, ये सरकार का मकसद रहता है। और जो कैप्टन है वो अपनी टीम चुनता है। तो मैं ये समझता हूं, जब आपने नाम लिए हैं, उन नामों पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो एनडीए 2 की सरकार रही है, इसने वो कर दिखाया है ऐतिहासिक जो किसी ने नहीं किया है। जैसे अनुच्छेद 370 का संशोधन, राम मंदिर का बनना, सीएए, ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाना, आगे भी गति भी सही रहे और दिशा भी सही रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे ज्यादा योग्यता वाले, ईमानदार, कर्तव्य परायण लोग होंगे, उनका चुनाव करेंगे। और हमारी पार्टी में और भारत के जो देशवासी हैं, उनकी आस्था श्री नरेंद्र मोदी जी में अडिग है। सुप्रिया श्रीनेत जी, एक कोशिश है, एक पहल है सरकार की तरफ से, किस तरह से आप देख रहे हैं? और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया या किसी और को भी, अभी किसी के नाम पे भी कंफर्मेशन तो है नहीं, हवाई बातें, लेकिन ये सब लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जानकारी है कि अध्यक्ष जी से भी मिल सकते हैं ये लोग। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि सरकार चलाना है और अपने अपने तरीके से वो उसका फायदा उठा रहे हैं, जो काम आए वो इनाम पाए। मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। ये प्रोरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का, ये प्रोरोगेटिव सरकार का है कि वो कितने लोगों को अपनी कैबिनेट में रखना चाहे, कितने ना रखना चाहे। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि जब वो सरकार बना रहे थे तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे। आज जमीनी हकीकत यह है कि कितनी भी मैक्सिमम गवर्नमेंट आप कर डालिए, गवर्नेंस जीरो हो चुकी है। मैं तो सिर्फ 2-4 सवाल पूछना चाहती हूँ और ये देश हित में पूछना चाहती हूँ, उससे कांग्रेस का क्या लेना देना, इनकी सरकार ये जिसको मंत्री बनाए।
मेरा सवाल यह है कि ये जो म्यूजिकल चेयर जैसी फेरबदल किया जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? देश को इससे क्या मिलेगा? क्या जो फेल्ड मंत्री हैं, और उसमें थोड़ा सा तो ये दांत तले उंगली दबानी पड़ेगी कि एक लंबी लिस्ट है फेल्ड मंत्री की, चाहे वो इकोनॉमी फेल हो गई हो, चाहे वो रोजगार के कगार पर सरकार फेल हो, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट में कोविड के दौरान फेल हो, चाहे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट में फेल हो, चाहे महिला सुरक्षा में फेल हो, चाहे टेलीकॉम आईटी में फेल हो गई हो कंट्री, चाहे किसानों की समस्या हो। ये सारे जो फेल्ड मंत्री हैं, इन लोगों के साथ क्या होगा? इनको पुरस्कृत किया जाएगा, इनको हटाकर दूसरों को लाया जाएगा, छाटका कटी होगी? ये भी मैं जानना चाहती हूं। और अंजना जी देखिए, मूल मुद्दा एक ही है, ये सरकार 1.5 लोग चलाते हैं, एक मोदी जी और आधे अमित शाह जी। तो कोई आए कोई जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार चलाने वाले 1.5 लोग हैं। जिन मंत्रियों को अपने ओएसडी और पीए रखने की स्वतंत्रता नहीं है, उनसे क्या बोला जाए, उनसे क्या मांगा जाए? मैं तो सिर्फ यह कहती हूं कि मोदी जी के हाथ ना सेंट्रलाइजेशन है, मॉडल ही दूसरा है। उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव की एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट में, वही खत्म कर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट ही खत्म कर दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू सरकार चला चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो किसी को भी अपनी कैबिनेट में लाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फिर वही एको चेंबर, फिर वही हाँ जी, फिर वही थैंक यू मोदी जी वालों की भर्ती हो जाएगी, या कुछ ऐसे लोग लाए जाएंगे जो समस्या को देकर समाधान ढूंढेंगे, जो समस्या को देकर मुंह में दही और आंखों पर पट्टी नहीं बांध लेंगे, और हाँ जी करके थैंक यू मोदी जी नहीं करते रह जाएंगे, क्योंकि उसी को करके हम गर्त में चले जा रहे हैं।